प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम 10वीं कक्षा की गणित विषय की प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न क्रमांक 5, 6 और 7 सीखेंगे। तो आइए बच्चों सीखते हैं प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न क्रमांक 5। प्रश्न है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक शून्य पर समाप्त हो सकती है। अर्थात हमें जांच करना है कि 6 की घातांक कोई ऐसी प्राकृत संख्या हो सकती है जिसे हम हल करने पर हमें ऐसी संख्या प्राप्त हो जिसका इकाई अंक शून्य हो। आइए बच्चों दिए गए प्रश्न को हल करते हैं। बच्चों, यदि कोई संख्या अंक शून्य पर समाप्त हो सकती है तो वह 10 से विभाजित होती है, या दूसरे शब्दों में यह संख्या 2 और 5 से विभाजित होगी, क्योंकि हमें पता है कि 10 बराबर 2 गुणा 5 होता है। यदि हम बात करें 6 की घात n के अभाज्य गुणनखंडों की तो हमें प्राप्त होगा 2 गुणित 3 की घात n, या 2 की घात n गुणा 3 की घात n। बच्चों, 6 की घात n के अभाज्य गुणनखंडों में 5 नहीं है, इसलिए 6 की घात n 5 से विभाजित नहीं होगी। और अंकगणित की आधारभूत प्रमेय की अद्वितीयता हमें यह निश्चित कराती है कि 6 की घात n के गुणनखंड में 2 और 3 के अतिरिक्त और कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं है, क्योंकि अंकगणित के आधारभूत प्रमेय के अनुसार प्रत्येक भाज्य संख्या के अभाज्य गुणनखंड अद्वितीय होते हैं, यानी कुछ निश्चित संख्याएं होती है। अतः हम कह सकते हैं कि किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती है, यानी 6 की घातांक 1 से अनंत तक की कोई भी प्राकृत संख्या हो, लेकिन हल करने पर ऐसी कोई संख्या प्राप्त नहीं होगी जो शून्य पर समाप्त हो। तो बच्चों, ये था प्रश्न क्रमांक 5 का हल। आइए अब सीखते हैं प्रश्न क्रमांक 6 का हल। प्रश्न है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। प्यारे बच्चों, हम जानते हैं कि वे संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड हो अभाज्य संख्याएं कहलाती है, और वे संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हो भाज्य संख्याएं कहलाती है। इसलिए दिए गए प्रश्न को हल करने के लिए हमें साबित करना होगा कि दी गई संख्याओं के 2 से अधिक गुणनखंड या भाजक है। तो आइए दिए गए प्रश्न को हल करते हैं। बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं भाज्य संख्याओं के 2 से अधिक भाजक होते हैं। हमें दी गई पहली संख्या है 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13। हम इस संख्या से 13 को कॉमन ले सकते हैं। 13 को कॉमन लेने पर हमें प्राप्त होगा 13 कोष्टक में 7 गुणा 11 प्लस 1। आगे हम 7 और 11 का गुणा कर देंगे, तब प्राप्त होगा 13 कोष्टक में 77 प्लस 1। 77 और 1 को जोड़ने पर प्राप्त होगा 78। इस प्रकार प्राप्त होगा 13 गुणा 78। 78 को लिख सकते हैं 13 गुणा 6। तब अगली स्टेप होगी 13 गुणा 13 गुणा 6। इस प्रकार इस संख्या के 2 से अधिक भाजक 1, 6, 13 और ये संख्या स्वयं है, इसलिए यह एक भाज्य संख्या है। अब दूसरी दी गई संख्या है 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5। 5 कॉमन लेने पर प्राप्त होगा 5 कोष्टक में 7 गुणा 6 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 1। आगे 7, 6, 4, 3, 2 और 1 का गुणा कर देने पर प्राप्त होगा 5 कोष्टक में 1008 प्लस 1, या 5 गुणा 1009। इस प्रकार इस संख्या के 2 से अधिक भाजक 1, 5, 1009 और स्वयं संख्या है, इसलिए यह एक भाज्य संख्या है। अगला प्रश्न है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान पर
और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। आइए इसे हल करते हैं। बच्चों, रवि को 12 मिनट लगते हैं जबकि सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। एक समय बाद दोनों अपने प्रारंभ स्थान पर होंगे और वह समय 12 और 18 का एलसीएम होगा। और एलसीएम ज्ञात करने के लिए हम दोनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड हमें प्राप्त करने होंगे। 18 के गुणनखंड होंगे 2 गुणा 3 गुणा 3 या 2 गुणा 3 की घात 2, और 12 के गुणनखंड होंगे 2 गुणा 2 गुणा 3 या 2 की घात 2 गुणा 3। इसलिए 12 और 18 का एलसीएम होगा 2 की घात 2 गुणा 3 की घात 2 बराबर 36। इस प्रकार रवि और सोनिया 36 मिनट बाद अपने प्रारंभ स्थान पर मिलेंगे। तो बच्चों, इसी के साथ प्रश्नावली 1.2 समाप्त होती है। धन्यवाद।